नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई गार्नर में। सुबह के बज चुके हैं 9। आज हम जैसा कि आपसे पहले ही प्रॉमिस किए हुए थे कि हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में, तो उसी वीडियो को हम लेकर आए हैं जहां पर हमारी आपसे चर्चा होगी मराठा, जो ऐसा कहें मध्यकालीन की एक तरह से अंतिम कड़ी होगी, या ये ताबूत की अंतिम कील कहें। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो हम आपसे और प्रॉमिस किए हुए उसको भी हम लेकर आएंगे कि जहाँ पर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे और साथ ही साथ जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो मध्यकालीन, उसको लेकर एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जो आज ही शाम को 6 बजे अपलोड होगा। क्यों आज 2 वीडियो? क्यों? जी हाँ दोस्तों, चूँकि आज है संडे और हम संडे को लेकर आते हैं 2 वीडियो, 2 बार लाइव आते हैं। पहली बार लेके आते हैं 9 बजे सुबह और दूसरी बार 6 बजे सायंकाल। तो दोनों बार आप लाइव आइए और इस वीडियो को शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिए। और ये जो मध्यकालीन इतिहास है उसे हम आज समाप्त कर देंगे और कल हम सोमवार से स्टार्ट करेंगे आपका एक नया टॉपिक, एक नए जोश के साथ, एक नए रंग के साथ, जहाँ से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो आइए इस सेशन को शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे आपसे मराठा एम्पायर की। देखिए, मराठा एम्पायर की बात जो हमारी चलेगी, जब हम मराठा एम्पायर की बात आपसे करेंगे तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य जो स्थापित हुआ, जी प्रारंभ में इतने बड़े क्षेत्र में नहीं था। ये प्रारंभ में एक छोटे से क्षेत्र पे आरंभ होता है। वो छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था बीजापुर का। बीजापुर के एक छोटे से क्षेत्र से यह प्रारंभ होता है और प्रारंभ होकर आप मैप देख रहे हैं कि भारत, जो आज का भारत है, उस भारत के लगभग 70 से 80% के क्षेत्र में ये पहुंच जाता है, या 60 से 70% के क्षेत्र में हम कहें तो ये विस्तारित होता है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि ये आपके पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी प्रवेश करता है। इतनी बड़े क्षेत्र में प्रसारित कैसे होता है, इसकी स्थापना कौन करता है, आज इसी की कहानी की हम बात करेंगे, इसी की हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मराठा राज्य की जो नींव पड़ती है उसकी बात करते हैं, और नींव को रखने वाले जो सबसे बड़े, जो नींव को रखने के साथ ही इसको चरम पे पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनका नाम है शिवाजी। इस नाम से आप सभी मित्र हमारे परिचित होंगे। इनका जन्म आपको मैं बता दूं, इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में, और जो स्थान था सिवनेर का दुर्ग हुआ करता था। सिवनेर के पास एक दुर्ग था, उस दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और जीजाबाई के गर्भ से ये पैदा हुए थे। और इनके जो पिता थे ये सरदार हुआ करते थे। किसके सरदार थे? हमने आपको दिखाया था जब दक्षिण विजय की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जब औरंगजेब के दक्षिण विजय की हमने चर्चा की थी, तो वहाँ पर हमने दिखाया था बीजापुर। बीजापुर एक क्षेत्र हुआ करता था दक्षिण भारत में, और वहाँ पे जो शासक था उसके तहत एक सरदार थे इनके पिताजी। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। ये शिवाजी के पिताजी का नाम था। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके जीवन में जो सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति हुए या सबसे प्रभावशाली पर्सनालिटी हुई, वो 2 लोग सामने आते हैं। पहली इनकी खुद की माता जीजाबाई हैं। जीजाबाई का शिवाजी के जीवन में बड़ा ही बहुत प्रभाव रहता है। दूसरे एक शिक्षक थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है शिवाजी के व्यक्तित्व पर। लेकिन इनके जो गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास। समर्थ रामदास इनके गुरु थे। अब बात करें एक चीज और, जो इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, उन्हें 2 स्थानों की सरदारी मिली हुई थी। एक का क्षेत्र हुआ करता था पूना, और जो दूसरा क्षेत्र था वो बंगलौर के आसपास का क्षेत्र था। ये 2 जगह की इनको सरदारी मिली हुई थी।
या 2 जगह के सरदार थे ये। इनके पत्नी और पति पत्नी में दोनों में विवाद होता है। कौन कौन? जीजाभाई और शाहजी भोसले में, जिसका परिणाम ये होता है कि शाहजी भोसले बंगलौर चले जाते हैं और बंगलौर जाकर रहते हैं, और जो जीजाबाई हैं वो पूना में शिवाजी के साथ रहती हैं। दोनों में डिस्टेंसिंग बनी हुई है ये। लेकिन शिवाजी इसी समय धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और ये जैसे ही अपने गुरु से शिक्षक में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे शिक्षा दीक्षा करके ये प्रवीण होते हैं, चालाक होते हैं, उसमें चतुर हो जाते हैं। ये समय होता है 1646 का। 1627 में इनका जन्म है, और 1646 यानी लगभग 19 से 20 साल की उम्र, यह एक युवा की उम्र होती है, केवल 19 साल, जहाँ पर आदमी टीन एज से सीधे पहली बार मैच्योर होने के लिए प्रवेश करता है, उसी एज की बात है। और पुरुषों को तो अभी भी इस उम्र में शादी की उम्मीद नहीं की जाती, सरकार मना कर देती है। तो जी इस एज में 19 वर्ष की अवस्था में ही ये पहली बार तोरण का किला विजिट करते हैं। जो बीजापुर था, बीजापुर में एक स्थान था तोरण। तोरण के किले को ये 19 वर्ष की अवस्था में यानी 1646 में ही इन्होंने जीत लिया। सोचिए कितनी काबिलियत थी उस बालक के अंदर जो 19 साल का था। और इतना ही नहीं, इसी वर्ष वहाँ से आगे बढ़कर मर्रुमगढ़ का किला वहीं आसपास था, मर्रुमगढ़ का किला भी इसी सालों दोनों जीत लेते हैं, और जीतकर वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर देती है। उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। उसके बाद अगर देखें तो ये यहीं नहीं रुकते, इसी समय वो धीरे धीरे 47 में अगर हम बात करें, 46 एक साल बाद की बात करें, 1647 में ये 2 किलों का और विजय करते हैं। पहला किला होता है कोहना, और दूसरा किला होता है चाकन। ऐसे देखा जाए तो 46 से जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, 47 में आते 2 से 4 किले हो गए, और 56 तक जाते जाते, या ऐसे कह लें कि 56, 57, 60 तक जाते जाते इनकी जो किलों की संख्या थी वो टोटल 30 से 35 के आसपास पहुँच चुकी। अब ये बड़ा साम्राज्य, 30 से 35 किले इनके पास थे। अब एक बड़ा साम्राज्य शिवाजी के हाथ में लग गया था। अब जब बड़ा साम्राज्य लग गया तो 2 बड़ी शक्तियाँ टकराएंगी। ये बड़ा ही स्वाभाविक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 बड़ा साम्राज्य पास में हैं, बीच में अगर बफर स्टेट नहीं है, तो स्वाभाविक है इन दोनों पावर को, जो बड़ी पावर है, उन दोनों को टकराना अनिवार्य है। आप एग्जाम्पल इंडिया चाइना को ले सकते हैं, चाहे वो इशू गालवान वैली को लेकर हो या किसी अन्य को लेकर। अगर 2 पावर एक साथ कहीं होंगे तो किसी ना किसी इशू पे टकराएंगे जरूर। कोई ना कोई इशू अगर नहीं है तो इशू बना दिए जाएंगे, लेकिन टकराना जरूरी है। यही रीजन है कि बफर स्टेट का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो मराठा थे और जो मुगल थे, उनके बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था, बीजापुर। लेकिन जब बीजापुर के किले को भी शिवाजी ने जीतना शुरू कर दिया तो बफर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया। और जब बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है तो समय होता है 1657 का, और पहली बार शिवाजी का सामना होता है मुगलों से। यानी जो महान मुगल, जो अब तक आप देखेंगे पूरे भारत या दक्षिण विजय तक औरंगजेब उसमें उस क्षेत्र पर शासन कर रहा है, और सबसे बड़ा विस्तार अब औरंगजेब का इस पूरे मुगल काल में हो रहा है। उसी समय शिवाजी उस साम्राज्य को चुनौती देते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे शिवाजी और जब मुगल का सामना होता है, क्यों सामना हो रहा है, क्योंकि जो मराठा हैं, मराठा भी अब विस्तारवादी नीति अपनाने लगे, अपनी साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। और जो औरंगजेब था वो पहले ही विस्तारवादी नीति को लेके चल रहा है। अब जो 2 बड़े पावर जो थे, बिग पावर कंट्री हैं या बिग पावर
क्षेत्र है, रीजन है, रीजनल क्षेत्र है, अगर वो एक पास पास में आएंगे, दोनों की नीति है विस्तार की, एक्सपेंशन की, तो टकराएंगे और इसी संदर्भ में वो 1657 में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। 1657 में जब सामना होता है शिवाजी का और मुगलों का, तो शिवाजी इस में पराजय हार होती, उनको पराजय का सामना करना पड़ता है और इन्हें रोकने के लिए इस विस्तारवादी नीति चूंकि इनकी बड़ी आगे बढ़ रही थी, जरूर यहाँ पे वो हारते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो अभी भी रुकते नहीं हैं। अब प्रत्यक्ष मुकाबला से वो बचते हैं मराठा से। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको शिवाजी की इमेज है, ये पर्सनालिटी थी शिवाजी। शिवाजी अब डायरेक्ट मिलने से बचते हैं, लेकिन मुगल जो है, मुगल अब शासक में औरंगजेब है, तब भी था। औरंगजेब इनकी विस्तारवादी नीति को ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसे लगा कि इनका जो विस्तारवादी नीति है ये उसके लिए घातक हो सकता है, तो उसने उसकी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए शिवाजी के एक सेनापति भेजा। और वो सेनापति कहाँ का था? वहीं पहले सेनापति तो मुगल भी भेजेगा, लेकिन मुगल से पहले एक सेनापति बीजापुर का भी आता है। बीजापुर का कौन सेनापति आता है? क्योंकि बीजापुर राज क्षेत्र जीत रहे थे बार बार। बीजापुर का एक सेनापति था जिसका नाम था अफजल खां। ये जो अफजल खां था ये इनके क्षेत्र विस्तार को रोकने के लिए आया था और ये था बीजापुर का सेनापति। अफजल खां ने इन्हें निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे के एक जंगल में बुलाया कि आइए हम वहाँ पे शांति वार्ता करेंगे। और वो जंगल था प्रतापगढ़ का जंगल। और जैसे ही शिवाजी और अफजल की मुलाकात होती है और शिवाजी को संकेत मिल जाता है कि ये नीति नहीं है, संधि नहीं है, बल्कि ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेंसी है, तो शिवाजी तुरंत मौका पाकर अफजल खां की हत्या कर देते हैं। ये 57 का समय था, 57 के बाद का समय है जब उनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद शिवाजी उस क्षेत्र को विजित करते हैं। अब औरंगजेब जो बाज की तरह आंख गड़ाए बैठा था इनके ऊपर, अब उसे लगा कि पहले हम तो सोच ये रहे थे कि बीजापुर इन्हें कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बीजापुर कंट्रोल करने में असफल रहा। अब शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए मुगल हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा और अब औरंगजेब अपने एक सेनापति को भेजेगा और जिसका नाम होता है राजा उदय सिंह को भेजता है। ये राजा उदय सिंह को भेजेगा कि जाइए, आप जो औरंगजेब इतना बौखलाया हुआ था कि धीरे धीरे जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और इतना ही नहीं, इसके पहले भी आप देखेंगे तो 1660 का समय है जब इनको नहीं भेजा था। उसके पहले ये जो मुगल का जो क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर एक इनका जो मुगल सूबेदार था उसका नाम था शाइस्ता। एक कहानी और इसी में है, शाइस्ता। शिवाजी को ये भी रोकने के लिए आया हुआ था शाइस्ता आता है 1660 में, लेकिन शिवाजी इसके ही किले में घुसकर 1663 में इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक 3 साल बाद 1663 में इसके ही किले में घुस के उसे मार देते हैं। अब तो औरंगजेब एकदम पूरा बौखला गया। 63 में हत्या जो करते हैं उस समय होता है 15 अप्रैल 1663 का। औरंगजेब बौखलाया है और ये उसे चुनौती देने के लिए 1664 में उसके ही क्षेत्र में जाते हैं, सूरत में लूटपाट करते हैं। वही सूरत जिसे बार बार लूटा गया था, सूरत में इस बार फिर जाते हैं और फिर लूट कर लाते हैं। लगभग 1 लाख की संपत्ति लेकर वहाँ से वापस आते हैं। ये 1665 का समय आ गया। अब जब औरंगजेब को लगा कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकते हैं, तो उसने भेजा किसको? राजा जयसिंह को, जिनकी हमने पहले बात की। राजा जयसिंह को ये भेजता है कि जाइए और आप किसी तरह से मराठाओं को हरा कर आइए। यानी शिवाजी का जो विस्तारवादी नीति है रुकनी चाहिए। और जैसा औरंगजेब चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। शिवाजी और जो राजा जयसिंह थे दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में शिवाजी हार जाते हैं और राजा जयसिंह विजयी होता है।
और जब राजा जयसिंह विजयी होता है तो दोनों के बीच जो संधि होती है वो संधि होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, ये संधि होती है कब? 1665 में। और संधि का अगर एक्यूरेट डेट बताएं तो 24 जून 1665 को यह संधि होती है। ये संधि शिवाजी के लिए अच्छी नहीं थी। शिवाजी अगर देखा जाए तो शिवाजी यहाँ पे पराजित हुए थे, हार गए थे। हार जाने के कारण जिस तराजू पे इन्हें तौला गया उस तराजू में अगर हम बात करें तो शिवाजी को के पलड़े को ऊंचाई नहीं दी गई, यानी बराबर के समझौते नहीं किए गए। ये गुलाम और दास का एक समझौता था, एक संधि थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जो युद्ध हुआ किनके बीच में, एक शिवाजी और दूसरे राजा जयसिंह के बीच में। तो इसमें जो शिवाजी हैं इनके साथ कुछ शर्तें इन्होंने कबूल करवाई। कौन कौन सी शर्तें? पहली शर्तें कि आपके पास जो 35 किले थे उन किलों में से आप 23 किला मुगल सरकार को देंगे। यानी जो आपके पास 35 किले थे उन 35 में से 23 आप उठा कर दे देंगे। किनको? आप देंगे मुगल को। यानी आपके पास कितने बचे? केवल 12। यानी आधे आधे की भी बात होती तब भी समझ में आता, ये आधे से ज़्यादा ले रहे हैं, 2/3 ले रहे हैं। तो मुगल इसमें बड़ा ही लाभकारी था, लेकिन शिवाजी को बड़ा ही आघात लगा। और दूसरी, इतनी के बाद भी वो कहते हैं कि आपको हमारा आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा, यानी आपको हमारी गुलामी, हमारी दासता को स्वीकार करना पड़ेगा। शिवाजी इसके लिए भी तैयार थे कि उसके अंदर ही काम करेंगे भाई। इसलिए 10 लाख हूण वार्षिक आय के रूप में उन्हें देने का की संधि हो चुकी। बीजापुर, और साथ ही कहा गया कि अगर हम बीजापुर के विरुद्ध हम अटैक करेंगे, कौन? मुगल ने कहा कि अगर हम बीजापुर के खिलाफ हम आक्रमण करते हैं या क्षेत्र विस्तार करते हैं तो शिवाजी को उसमें साथ देना पड़ेगा। हमने दक्षिण विजय की नीति में बताया था, जब औरंगजेब बीजापुर को जीतता है तो ये पहले जो प्रॉमिस हुआ था शिवाजी से कि हम उसमें साथ देंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि शिवाजी मुकर जाते हैं। अब कौन सी ऐसी घटना है? समय है 1666 का, संधि के ठीक 1 साल बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचते हैं। किसी बात को लेकर दोनों में अनबन होती है और औरंगजेब शिवाजी को कैद कर लेता है और कैद करता है जयपुर भवन आगरा में। आगरा की जो जयपुर भवन था उसी भवन में कैद कर लेता है। कैद करने के बाद इन्हें उसी कैद में नज़रबंद करता है, लेकिन जो शिवाजी थे वो किसी प्रकार से वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वहाँ से भागकर फरार होते हैं ये, तो उसके बाद ये वहाँ से भागते भागते निकलते हैं, पहुँचते हैं, कुछ समय गायब रहते हैं या छुपे रहते हैं, पहुँचते हैं 16 जून 1974 को। 16 जून 1974 को उनकी पहली खबर मिलती है, और खबर मिलती है क्या? कि उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया है। और राज्याभिषेक के संदर्भ में एक चर्चा मिलती है कि उन्होंने अपना जो राज्याभिषेक कराया है वो राज्याभिषेक कराया है एक विद्वान थे जिसका नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नाम था श्री गंगा भट्ट। श्री गंगा भट्ट। इसका एक और नाम मिलता है विश्वेश्वर भट्ट भी। तो दोनों नाम आप याद रखिए, भट्ट याद रखिए, विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट। इन्होंने शिवाजी ने विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट से वैदिक विधि विधान से अपना राज्याभिषेक कराया, लेकिन ये राज्याभिषेक उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 16 जून को इनका राज्याभिषेक होता है। इसके ठीक 11 दिन बाद इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। अब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमने राज्याभिषेक कराकर कुछ अपशकुन तो नहीं ने कर दिया। इस बार ये ठीक इनकी उसी संदर्भ में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके दरबार में एक तांत्रिक योगी आता है या तांत्रिक व्यक्ति आता है, जिसका जो तंत्र मंत्र में बड़ा ही निपुण हुआ करता था। उसका नाम था निश्चलपुरी गोसाई।
निश्चलपुरी गोसाई। इसके देख रेख में दोबारा इनका राज्याभिषेक होता है और समय होता है 24 सितंबर का, 24 सितंबर 1674। एक बार फिर इनका राज्याभिषेक कराया जाता है और जब दोबारा राज्याभिषेक होता है तो इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और अपनी एक उपाधि ली, कौन सी? छत्रपति। और तभी से इन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता था। और एक महत्वपूर्ण चीज और आप देखेंगे 1674 में उसके ठीक साल बाद, 6 साल बाद जब ये अपने आप का राज्याभिषेक कराते हैं, उसके ठीक 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही अल्प आयु में कहीं मृत्यु होती है, अल्प आयु कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कम उम्र में 58 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो सफर था ये 58 साल तक चला जन्म से। और इन्हें औरंगजेब ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ध्यान रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। क्योंकि आप औरंगजेब को एग्जाम में कभी ट्रिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके एक दूसरे के साथ लगातार मतभेद थे। ये बात स्पष्ट। आइए इतनी कि हम पीपीटी देखेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। इसके बाद हम आपसे जो बात होगी हमारी वो पेशवाओं पे होगी, जो मुगल काल के पेशवा थे उन पे बात होगी। लेकिन अभी यहाँ से हम आगे चलें, पीपीटी देखें। आइए, हमने बताया कि मराठा साम्राज्य का जो साम्राज्य था वो साम्राज्यवादी था। इस साम्राज्य की नींव शिवाजी रखते हैं 1645 में। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 में होता है। कहाँ पर स्थान है? शिवनेर का दुर्ग। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, ये सरदार हुआ करते थे बीजापुर के। इनके पास 2 जागीरें थी, एक पूना की एक बंगलौर की। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई और शाहजी में मतभेद होने के कारण, आपसी मनमुटाव होने के कारण जीजाबाई पूना रहने लगी और शाहजी बंगलौर रहने लगे। और सर्वाधिक प्रभाव यही कारण है कि माता के पास शिवाजी रह रहे थे, इसलिए माता का सर्वाधिक प्रभाव उनके जीवन काल में पड़ा। और एक शिक्षक थे, उनका नाम था दादा कोंडदेव, और इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा उनके शिक्षक दादा कोंडदेव और माता जीजाबाई का पड़ा। और शिवाजी के अभियान की हमने चर्चा की थी। 1646 में मात्र 19 वर्ष की अवस्था में पहला इन्होंने अभियान की शुरुआत की थी और वो बीजापुर के तोरणद्वार को जीत कर किया था। इसी वर्ष वो महरूमगढ़ को जीता था। 1647 में कोहना, चाकन, 1656 में जावली को जीतते हैं और पहली बार 1657 में मुगल सत्ता से इनका मुलाकात होती है या मुठभेड़ होता है। यहाँ पर शिवाजी को पीछे हटना पड़ा और फिर इनकी साम्राज्य जो विस्तारवादी नीति थी और उस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए बीजापुर के एक सेनापति अफजल खां को भेजता है बीजापुर का सम्राट। और जो अफजल खां था इन्हें मारना चाहता था और इन्हें एक संधि के प्रस्ताव को लेकर इन्हें बुलाया कहाँ? प्रतापगढ़ के जंगल में। और शिवाजी को यह बात पता चल गई और प्रतापगढ़ के जंगल में वो अपने अफजल खां को ही मार देते हैं। इसके बाद शिवाजी एक अलग रूप में सामने आते हैं। फिर 1660 में शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां, जो मुगल सूबेदार था, उसको भेजा गया। शाइस्ता खां आता है, 3 साल तक रहता है, लेकिन इसी 3 साल के बीच यह बात शिवाजी को पता थी कि हमको मारने के लिए आया है या हमारे साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आया है, तो ये उसके किले में ही अटैक कर देते हैं। वो भी रात्रि को 12 बजे जाते हैं छुप के और उसे मध्यरात्रि में शाइस्ता की हत्या करके वापस चले जाते हैं। अब जब औरंगजेब को यह बात पता चली तो औरंगजेब बौखला गया और वो मौके का इंतजार ही कर रहा था। तब फिर तभी आपने देखा 1664 में ये सूरत पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से लूटपाट करते हैं। 1665 में औरंगजेब राजा जय सिंह को शिवाजी को रोकने के लिए भेजता है, जो सबसे ताकतवर इसके शासनकाल के हुआ करते थे। शिवाजी की मुलाकात पुरंदर के किले पर होती है और शिवाजी के पुरंदर किले को राजा जय सिंह ने पूरी तरह घेर लिया। शिवाजी को वहाँ पे आत्मसमर्पण करना पड़ा और दोनों के बीच में 24 जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है। ये पुरंदर की जो संधि थी, इस पुरंदर की संधि ने जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य का जो मोराल था, तोड़ कर दिया। अब क्यों? क्योंकि यहीं पे मराठा सम्राट ने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब आइए डिटेल बात कर लें पुरंदर की संधि की। हमने आपको बताया कि 24 जून 1665 में हुई। किन दोनों के बीच में हुई थी? शिवाजी जो शिवाजी थे और मुगल की ओर से राजा जय सिंह थे। इसमें बात की गई जो इनके पास कुल टोटल 35 किले थे, उसमें से 23 किले
मुगल दरबार को वापस कर दिए गए और 12 किले इनके पास बचे। अब देखिए, और साथ ही साथ 10 लाख पूर्ण की वार्षिक आय उन्हें देने के लिए सहमति बनी। शिवाजी मुगल का आधिपत्य यहाँ स्वीकार कर लेते हैं और शिवाजी के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने, बीजापुर के विरुद्ध वो मुगलों की सहायता करने के लिए भी तैयार होते हैं। इसी बीच एक घटना घटती है। वह घटना कौन सी होती है? वो घटना ये होती है कि शिवाजी जाते हैं औरंगजेब के दरबार में मिलने 1666 में। किसी बात को लेकर, डिग्निटी को लेकर, गरिमा को लेकर एक मतभेद हो जाता है इनमें और शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेता है और कैद करता है आगरा के जयपुर भवन में। और वहाँ से शिवाजी समय पाकर फरार होते हैं और फरार होने के बाद 16 जून 1974 में काशी की एक विद्वान गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और अपने आप को छत्रपति घोषित किया और साम्राज्य घोषित किया। लेकिन जो रायगढ़ उन्हें राजधानी बनाई, ठीक उसी के 11 दिन बाद उनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये इस बात को अपशकुन मानते हैं। अतः ये दोबारा राज्याभिषेक कराते हैं। निश्चलपुरी इस बार राज्याभिषेक करते हैं और ये एक तांत्रिक थे और इस तांत्रिक विधि से इस बार राज्याभिषेक उन्होंने किया। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की बातें हमने आपसे की थी। इसके बाद हमें जो बात करनी है आपसे, वो बात करनी है कि जो पेशवा हुए उनके बारे में क्या था, या शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात कर लें पहले कि उत्तराधिकारी इनके कैसे हुए और कौन कौन थे। शिवाजी के जो पहला उत्तराधिकारी हुए उनका नाम संभाजी था। ये जो संभाजी थे ये पहला उत्तराधिकारी थे। संभाजी जिस समय उन्होंने मुगलों की सत्ता या बागडोर, मराठों की बागडोर संभाली थी, वो समय था 1680 से लेकर 1689 तक। इस बीच वो मुगलों की बागडोर को संभालते हैं। आप देखेंगे जब तक पेशवा काल नहीं शुरू होता है तब तक कुल 4 उत्तराधिकारी होते हैं। वो 4 उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं उनकी एक बार हमसे चर्चा कर ले। पहले हैं संभाजी, संभाजी के बाद है राजा राम, राजा राम के बाद है शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय के बाद है शाहू। इन चारों की हम बात कर लें। पहले जो संभाजी थे इनकी हमने बताया कि इनका जो कार्यकाल है 1680 से लेकर 89 के बीच में है। 89 में आपको हमने पहले बताया कि संभाजी को औरंगजेब मार देता है। क्यों? उनकी हत्या कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के जो पुत्र था अकबर, ये अकबर का जो उनका दादा परदादा था उसकी बात नहीं, औरंगजेब का एक पुत्र अकबर था। उन्होंने अकबर को शरण दे रखी थी अपने यहाँ। और कब? जब अकबर ने विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ तब, और यहाँ से भाग कर वो फारस चला जाता है 1 साल बाद। तो उसी का बदला लिया उन्होंने संभाजी को मारकर, संभाजी को की हत्या करके और उनके सेनापति कवि कलश की हत्या करके उन्होंने बदला लिया। लेकिन इसके बाद जब 89 में संभाजी को मार दिया जाता है, ये है संभाजी, 89 में उन्हें मार दिया जाता है, तो फिर इसके बाद जो अगले मराठा शासक होते हैं या मराठा का उत्तराधिकारी होते हैं वो राजा राम थे। राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक मुगल की बागडोर संभालते हैं। इनका भी कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा है। इन्होंने अपनी राजधानी को दक्षिण में ले गए, क्योंकि जब संभाजी को मार दिया गया तो मुगल अब पूरी तरह से मराठाओं को दबा चुके थे। अब मराठा उभर रहे थे धीरे धीरे फिर, क्योंकि मराठाओं की बड़ी जो साम्राज्य जो शक्ति थी उन्होंने छीन ली थी। अब आए राजा राम। राजा राम ने अपनी राजधानी अब उत्तर से खसक कर दक्षिण की ओर ले गए। दक्षिण में एक स्थान था जिंजी, उन्होंने अपनी राजधानी को जिंजी बनाया और मुगलों से संघर्ष लगातार करते रहे, लेकिन इन्हें सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिली। ये जो इनका दौर था, जो काल था, इस काल के बीच में इन्हें सफलता नहीं मिली, बहुत कम या आंशिक सफलता कहीं मिली। इसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी होता है, इनका पुत्र होता है जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय हैं, ये बचपन अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं। और राजा राम की जो पत्नी थी या शिवाजी की जो माता, जो शिवाजी द्वितीय की जो माता थी, उनका नाम था ताराबाई।
अब शासक की संरक्षिका ताराबाई होती हैं। यही ताराबाई शासक की संरक्षिका होती हैं और यही लीड करती हैं पूरे शासक को। आप देखेंगे कि शासक की संरक्षिका जो है ताराबाई, ताराबाई के नेतृत्व में मुगल की जितनी सत्ताएं मुगलों ने मराठाओं से छीनी थी उन्हें वो वापस लेकर आती हैं, यानी फिर वो अपने साम्राज्य को बड़ा करना शुरू करती हैं। 1707 में आप देखेंगे 1700 के बाद 7 साल के बाद ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। और जैसे ही मृत्यु होती है औरंगजेब की, एक बड़ी घटना सामने आती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहां का सुल्तान बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का बेटा जो पहला बहादुर शाह है वह सुल्तान बनता है। और सुल्तान बनते ही उसने जो औरंगजेब ने शाहू को कैद कर रखा था, जो शाहू को युद्ध में कैद कर लिया था, पहले ही जब राजा राम को मारा था तब कैद कर लिया था, और जब कैद कर लिया था तो अब जैसे ही बहादुर शाह प्रथम आता है शाहू को छोड़ देता है। यानी जैसे ही शाहू छूटता है तुरंत मराठाओं का एक उत्तराधिकारी और हो जाता है। एक तो शाहू जी शिवाजी द्वितीय हैं और दूसरे अब शाहू आ जाता है। अब दोनों में उत्तराधिकार को लेकर एक बार फिर युद्ध हो जाता है दोनों के बीच में। एक तरफ शिवाजी का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी और दूसरी तरफ जो अभी अभी मुगलों की कैद से आज़ाद हुआ वो शाहू था, वो शाहू कर रहा था। यानी इन दोनों के बीच में फिर ठन गई और एक युद्ध हुआ। और युद्ध में शाहू का साथ दे रहे थे इस समय बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव के साथ देने के कारण आप देखेंगे कि शाहू विजयी होता है और ताराबाई हार जाती हैं। अब जब ताराबाई हार जाती हैं तो हार कर वो यहाँ का क्षेत्र छोड़कर, सतारा वाला क्षेत्र छोड़कर ये चली जाती हैं कोल्हापुर। ये कोल्हापुर में अपने राज दरबार को देखती हैं, अपने पुत्र को लेकर चली गई। अब जो मराठा का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ शाहू। अब शाहू की बात करें तो शाहू कब से उत्तराधिकार देख रहा है? ये है शाहू जी। शाहू देख रहे हैं कब? 1707 से लेकर 1749 तक ये उत्तराधिकारी हैं। और इनके उत्तराधिकार के समय काफ़ी घटनाएं होती हैं। पहली घटना, जो उत्तराधिकार जिस युद्ध से इनको मिला था, ये संघर्ष इनका लगातार चलता रहा। इस संघर्ष का अंत होता है वर्ना की संधि से। ये वर्ना की संधि हुई थी 1731 में और ताराबाई इन्हें स्वीकार किया कि हम कोल्हापुर क्षेत्र में रहेंगे और शाहू अपना प्रसार करेंगे। और इसी से इनकी जो शत्रुता थी दोनों के बीच में समाप्त हुई थी परिवारवाद की। लेकिन अभी भी बहुत सारी घटनाएं एक साथ चल रही थी। आप देखेंगे कि इसी समय यही वो समय था कि जो शाहू ने सतारा को राजधानी बनाया। फिर से सतारा जब राजधानी बनी और जो इनको साथ दिया था, जिन्होंने जो इनका साथ देने वाले जो सेनापति थे बालाजी बाजीराव, उन्हें बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त कर दिया कि आप हमारे पेशवा होंगे। और यही आप देखेंगे इन्हीं से मराठा अपनी वर्चस्व, अपने शक्तिशाली की ओर पहुंचेंगे। जैसे ही पेशवा का काल शुरू होगा मराठा अपने वर्चस्व, अपने पीक पर पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने उच्च स्तर पर। तो यानी यहाँ से जो युद्ध शुरू होगा, यहाँ से जो काल शुरू होगा वो मराठाओं का, या हम ऐसे कहें तो पेशवाओं का काल होगा। तो पहले यहाँ तक की पीपीटी देख लें, फिर पेशवा की काल को डिस्कस कर लेंगे। आइए, हमने बताया शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ 1680 से 1689 के बीच। 89 में औरंगजेब ने संभाजी की और उसके सेनापति कवि किलस की हत्या कर दी और फाइनली अब सत्ता से बाहर हुए। उनका पुत्र जो राजा राम सत्ता में आया, इसने दक्षिण को जिंजी को अपनी राजधानी बनाया और मुगलों से संघर्ष करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसमें केवल यही एक फैक्ट है कि जिंजी। दूसरी, शिवाजी द्वितीय 1700 लेकर 1707 तक शासन में रहते हैं। ये अल्पवयस्क पुत्र था राजा राम का, और इनकी जो पत्नी थी यानी अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय की माता ताराबाई,
ये सत्ता में आती हैं, ये यानी इसकी संरक्षिका होती हैं। इन्होंने मुगलों से कई युद्ध किए और अपने राज्य क्षेत्र को वापस लिया। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र सुल्तान बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बड़ा ही दयालु प्रकृति का था। वो आते ही शाहू को छोड़ देता है, जिसे औरंगजेब ने कैद किया था। 12 अक्टूबर की बात है 1707 की। शाहू और ताराबाई के बीच युद्ध इसलिए होता है क्योंकि मराठा का दावेदार बनने के लिए दोनों एक साथ आते हैं और दोनों के बीच खेड़ा का युद्ध होता है। और खेड़ा का जो युद्ध होता है यहाँ पर देखेंगे कि शाहू विजयी होते हैं और ताराबाई हार जाती हैं। और शाहू का साथ इस समय दे रहे हैं प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव। और हारने के बाद ताराबाई कोल्हापुर चली जाती हैं और इनके युद्ध का जो अंत होता है, जो इनके बीच एक कंपटीशन चल रहा था लेकर, उन दोनों के युद्ध का अंत होता है वरना की संधि से। वरना की संधि 1731 में हुई थी। शाहू ने सतारा को राजधानी बनाया और ताराबाई थी वो कोल्हापुर को। इसी काल में सबसे अधिक मराठा शक्तिशाली हुए और ये जो युग चला, जो काल चला, वो पेशवा का काल चला। तो यहाँ से हम बात करेंगे पेशवाओं को ओरिएंटेड हुए काल के बारे में, पेशवा के काल की। तो देखिए ये जो मराठा आप इमेज देख रहे हैं, जी इमेज है आपकी तब जब मराठाओं के पास, जब मराठा उत्तर भारत तक प्रवेश कर चुके हैं, अवध तक, बंगाल तक, इस क्षेत्र तक आ गए हैं। अब देखिए मराठा की सत्ता दिल्ली तक पहुंच चुकी है अभी। अब मराठा शक्तिशाली हो रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। लेकिन इसी समय जैसे ही औरंगजेब मर चुका है, आप देखेंगे धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्र अलग हो रहे हैं। यहाँ पे बंगाल अलग हो गया, अवध हो गया, रोहिल्या हो गए, हैदराबाद हो गया, राजपूत हो गए। कई क्षेत्र धीरे धीरे अब मुगल से टूट कर अलग हो रहे हैं, क्षेत्रीय सत्ता बना रहे हैं, स्वयं को स्वतंत्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए वो बड़े ही कमजोर प्रकृति के थे। उनके पास एक तो रणनीति की कमी थी और दूसरे साहस की, और ना ही उनके पास उतना युद्ध कौशल था जितना औरंगजेब के पास था, जिसके कारण लगातार मुगल पिछड़ते जा रहे थे और कंप्लीट करते हुए आगे आ रहे थे मराठा। अब मराठाओं की अगर हम बात करें तो अब काल आ चुका था पेशवा का काल। शाहू के जो पहले पेशवा थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। आप इस इमेज में देखें, बालाजी बाजीराव पहले पेशवा हुए। इन्होंने मुगल वर्सेस मराठा का युद्ध लड़ा। ये समय था 1719 का। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ इसमें पहली एक संधि हुई। संधि का तो नाम नहीं मिलता, लेकिन ये संधि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। संधि महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने पहली बार ये स्वीकार किया कि हम आगे प्रसार नहीं करेंगे। यानी क्या हुआ, ठीक जो संधि पुरंदर की हुई तो उसका उल्टा हो गया। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने स्वीकार किया था कि हम प्रसार की नीति को छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुगलों ने स्वीकार किया कि हम प्रसार की नीति को छोड़ देंगे। अब ये समय था बालाजी बाजीराव का, और इस संधि को कहा जाता है मराठाओं का मैग्ना कार्टा, यानी मराठा का मैग्ना कार्टा था। नाम से परिचित होंगे आप मैग्ना कार्टा से, कभी बात होगी आगे, क्योंकि आज वीडियो का समय कम है हमारे पास और टॉपिक ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर काल आता है बाजीराव का, यानी कौन? बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम शासक में आते हैं, पेशवा बनते हैं। ये होते हैं 1720 से लेकर 1740 के बीच। ये बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे, और ये जैसे ही सत्ता में आते हैं उन्हें पेशवा को बना दिया वंश के आधार पर कि ये वंशानुगत होगा, कि हमारा पुत्र आगे पेशवा बनेगा, जब तक हम रहेंगे तब तक हम पेशवा रहेंगे। और इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण विजय की, उत्तर भारत में जो आपको इमेज दिखाया था उस क्षेत्र तक पहुँचे। कहाँ पे? उत्तर भारत में इन्होंने गुजरात की विजय की, उत्तर भारत में इन्होंने मालवा की विजय की, और मालवा के अलावा बुंदेलखंड की विजय की, और इन्हें मराठा साम्राज्य में मिला लिया। और
इन्हीं की जो बाजीराव प्रथम थे, इन्हीं की प्रेम का एक थी मस्तानी। जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है वो इन्हीं पर बनी हुई है। बाजीराव प्रथम की प्रेम का थी मस्तानी, और जो मस्तानी थी ये मुगल थी, ये मुगल लेडीज थी। इनको लेकर भी बड़ी कहानियाँ हैं, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे एग्जाम का वो फोकस एरिया नहीं होगा। अब यहाँ से अगर हम चलें तो इन्हीं के बाजीराव प्रथम के समय में ही मुगल के क्षेत्र में कई छोटे छोटे जैसे वो क्षेत्र अलग होना स्टार्ट हो गए। जैसे इंदौर के होलकर ने, जो इंदौर के होलकर थे वो मराठाओं से थोड़ा सा अलग स्वतंत्र होना शुरू कर रहे थे, लेकिन अभी अलग नहीं हो पाए। तो ये बाजीराव प्रथम का काल था। इसके बाद 1740 के बाद काल आता है बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का काल है 1740 से लेकर 61 तक। यानी 61 तक की बात अगर करें तो 1761 जैसे ही दिमाग में आए तो आप समझ लीजिए कि यह पानीपत तृतीय तक हम पहुंच चुके हैं। यानी इन्हीं के काल में पानीपत तृतीय होगा। ये जब मराठाओं की सत्ता होगी, मराठा होंगे, इन्हीं के काल में प्लासी भी हो जाएगा, लेकिन इनकी भूमिका वहाँ पे नहीं रहेगी। प्लासी में बक्सर नहीं होगा क्योंकि बक्सर 1764 में हो रहा है। प्लासी इन्हीं के। अब पूछा जा सकता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मराठाओं में पेशवा कौन थे। हालांकि इनका कोई वहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है। अब बात करें कि जो बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 के बीच में हैं। इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या, इन्हीं के काल में जो मराठा के जो छत्रपति थे, शासक थे, यानी कौन, साहू जी। साहू जी की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में होती है, यानी इन्हीं के पेशवागिरी में होती है। वो उनकी डेथ होती है 1749 में, और ये पेशवा बनते हैं 1740 में। 9 साल बाद उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है साहू जी की, बालाजी बाजीराव इस बात का फायदा उठाकर उनके सारे अधिकार अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। कहते हैं अब पेशवा ही सब कुछ होंगे, यानी जो सत्ता है अब पेशवा के हाथ में पूरी तरह से आ गई। अब तक तो कठपुतली की तरह नवाब रखते थे, लेकिन अब कठपुतली नवाब भी नहीं होंगे, अब पेशवा ही सब कुछ हो जाएंगे। और ये चीज फाइनल होती है 1 साल बाद। एक संधि होती है 1750 में। 1750 की संधि में ये कहा गया कि अब जितनी भी मराठा की शक्ति होगी वो पेशवा में निहित होगी, एकदम ठीक आर्टिकल 74 की तरह। अब वो टोटल निहित हो गई इसमें। अब ये संधि का नाम था, नाम आपको याद रखना होगा, संगोला की संधि। नाम दूसरे कलर से लिख दें। संगोला की संधि हुई 1750 में, और इस संधि से पेशवा शासक की भूमिका में आ गए। अब जो अब तक इस भूमिका में थे कि उनके ऊपर एक सत्ता हुआ करता था मराठा शासक, पेशवा हुआ करते, लेकिन अब पेशवा ही सब कुछ हो गए संगोला की संधि के बाद। और इसी के बाद आप देखेंगे ठीक 11 साल बाद, ठीक 1761 का समय है, मराठा दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, आधिपत्य दे रहे हैं। इसी समय अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है। इसके पहले भी 1761 के पहले भी अहमद शाह अब्दाली कई बार दिल्ली पर अटैक कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर एक इमेज आप देखें इस क्षेत्र से। 1761 के पहले अहमद शाह अब्दाली कई बार दिल्ली पर अटैक करता है, लेकिन अभी जो मराठा थे वो दिल्ली नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन जब मराठा दिल्ली पहुँच रहे हैं, जब दिल्ली इनके अधिकार में आ गया, अधिकार क्षेत्र के पास आ गया कि दिल्ली के संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको तो सामने आना पड़ेगा। और यही परिणाम है, इसी का परिणाम हुआ कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली का सामना करने के लिए मराठा पहुंचते हैं। मराठा का जो नेतृत्व कर रहे थे बालाजी बाजीराव कर रहे थे, यानी बालाजी बाजीराव मराठा का जो पेशवा थे वो थे। पेशवा ध्यान रखिए कौन था और नेतृत्व कौन कर रहा था, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। पेशवा थे बालाजी बाजीराव, और इन्हीं के भाई सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ, ये दोनों मराठा का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में। जैसे दिल्ली में एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली आता है तो और दूसरी तरफ से मराठा पहुंचते हैं दिल्ली की रक्षा करने के लिए। दिल्ली की रक्षा करते समय यहाँ पर
इनका सेनापति है सदाशिवराव भाऊ, और दूसरे हैं विश्वासराव भाऊ, और इधर से आ रहा है अहमद शाह अब्दाली। यह एक अफगान था। दोनों में बहुत ही भीषण मतलब बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। कुछ इस तरह से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और मराठा बुरी तरह से यहाँ पे पराजित होते हैं। और कहा जाता है, कुछ किताबों में लिखने में ये मिला है कि पूरे मराठा जितने लोग थे, जितने सैनिक थे, या जितने भी मराठा सदस्य थे, हर परिवार में किसी ने जान दी थी, किसी ने शहीदी दी थी। और 1761 के बाद इतनी बुरी क्षति मराठाओं की हुई कि हर घर में जो डेड होती है किसी न किसी की मृत्यु हुई थी, और इतना दुख हुआ था पूरी मराठा को। और मराठा इसके बाद आप देखेंगे पूरी तरह से बाहर होते हैं, जो दिल्ली की जो राजनीति है वहाँ से। इसके बाद बालाजी बाजीराव 1761 के बाद भी कुछ पेशवा होते हैं। उनमें आपको नाम बता दें, माधवराव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। लेकिन हमारी जो चर्चा 1761, अब हम एंट्री कर चुके हैं मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में हम एंट्री कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत में जब मराठा का रोल हम कहीं देखेंगे तो वहाँ पे हम इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन अब पानीपत तृतीय तक हम यहाँ पे बात कर लें। इसके बाद होता है एक बहुत ही भयंकर युद्ध जिसका नाम था पानीपत तृतीय। आप देखेंगे जो पानीपत युद्ध हुआ है इसने पूरे भारत की राजनीति बदल दी है। चाहे पानीपत प्रथम हो, चाहे पानीपत द्वितीय हो। पानीपत प्रथम वही जब बाबर जीतता है, पानीपत द्वितीय चाहे पानीपत तृतीय हो। हर बार आप देखेंगे कि ये पानीपत ही भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसको लेकर यूपीएससी में एक प्रश्न आ चुका है, आईएएस में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, इसमें मेंस में आया था। तो आप यहाँ पे देखिए कि पानीपत तृतीय की क्या भूमिका थी, क्या था। आप इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको और ऐड करनी है। हमने जैसा कि बताया कि जो मराठा थे, मराठा के सेनापति सदाशिवराव विश्वासराव थे। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा था। अहमद शाह अब्दाली का अगर नाम आए तो इसे एक नाम से और जाना जाता है, तुर्के तुर्रानी। ये नाम आपको पता होना चाहिए, इस नाम से आप परिचित हों। तुर्के तुर्रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी चीज आप एक चीज और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध का कारण क्या था, ये आपको कारण पूछा जा सकता है। कारण क्या था? कारण था दिल्ली की राजनीति में, या दिल्ली या पंजाब क्षेत्र की राजनीति में मराठाओं का हस्तक्षेप। वही हस्तक्षेप अब समाप्त हो जाएगा, ये चीज़ आपने नोटिस किया। और यहाँ पे मराठा की ओर से जो तोप खाने यानी जो तोप खाना हुआ करते थे, उनका नाम एक महत्वपूर्ण नाम है, कंफ्यूजन वाला नाम है, इब्राहिम गारदी। ये तोप खाने थे, जो तोप मारने वाले थे, तोप खानों का नेतृत्व कर रहे थे इब्राहिम गारदी मराठा की तरफ से। और इस पूरे युद्ध का जो आंखों देखा हाल लिखा है, वो लिखने वाले एक रचयिता, एक रचनाकार का नाम है काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से पानीपत तृतीय युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। और इस आंखों देखे हाल में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से मराठाओं ने जबरदस्त चुनौती दी थी। हालांकि पराजय भले उनकी हो गई थी, भले वहाँ से मराठा सत्ता बाहर हो गई है, लेकिन काशीराज जो पंडित है वहाँ पे उनकी पूरी सहयोग देते हुए आते हैं कि उनकी पढ़ाई, उनकी जितने भी तर्क थे उनको देते हैं, किस तरह से मराठा ने जबरदस्त उनका सामना किया। वहाँ पर उन्हें एक चीज़ नोटिस कराई कि जो क्षेत्रीय राजनेता, जो क्षेत्रीय राजाएं थे, उनका सहयोग नहीं मिला। उनका सहयोग नहीं मिलता है मराठाओं को, चाहे वो अवध के क्षेत्र के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, वो सहयोग नहीं देते हैं। चाहे वो मराठा हो, राजपूत हो, ये मराठा को सहयोग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर ये अब्दाली से जीत जाएंगे, अब्दाली तो आज लूट कर चला जाएगा, लेकिन अगर ये अब्दाली से जीत जाएंगे तो कल ये हम पे अटैक करेंगे। और इसी कारण से कई शासक, कई क्षेत्रीय राजा अब्दाली का साथ देने लगे।
और फाइनली वही हुआ कि पानीपत तृतीय भारत के पक्ष में आकर अहमद शाह अब्दाली विजित करता है और जीतता है और इतिहास में एक नया मोड़ लाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इतनी की पीपीटी देखते हैं। हमने बताया पेशवाओं का काल। पहले हमने पेशवा की काल की चर्चा में बताया बालाजी विश्वनाथ साहू के पहले पेशवा थे 1713 से 1720 तक। मराठा वर्सेस मुगल में एक संधि हुई थी 1719 में, और इस यहाँ पे मुगलों ने अपने प्रसार को बंद करने का वादा किया और ये मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मराठा साम्राज्य का। उसके बाद 1720 से 1740 के बीच में बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। पेशवाओं के दौरान ये विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्होंने अपने पद को वंशानुगत बना दिया कि वंश के अनुसार होगा, और उत्तर भारत में इन्होंने मुगलों को पराजित किया, गुजरात में, मालवा में, बुंदेलखंड में, और मराठा को दिल्ली की चरम सीमा तक पहुंचाया। और इनको एक प्रेम हुआ था मस्तानी से। अब बाजीराव मस्तानी यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था, मूवी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से मिलेंगी आपको। दूसरी चीज, इनके समय में अनेक वंशों की स्थापना हुई, जैसे आपको इंदौर के होलकर का हमने एग्जाम्पल दिया था, सिंधिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप इसके बाद देखेंगे अगले पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इनका काल सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इन्हीं के समय वो लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो पानीपत तृतीय हुआ, जिसके कारण भारत की एक बहुत बड़ी क्षति होती है। ये 1749 में आप देखेंगे साहू इन्हीं के शासनकाल में मृत्यु होती है इनकी, और दूसरा पानीपत युद्ध होता है इन्हीं, पानीपत तृतीय युद्ध होता है इन्हीं के काल में। ये दो घटनाएं बालाजी बाजीराव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। पानीपत तृतीय युद्ध में हमने बताया अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठा हार गए थे, और अब छत्रपति इनके बाद एक नाम मात्र की चीज़ें रह गई थी, और इनके बाद भी कुछ पेशवा हुए थे जिनका हमने चर्चा की, बहुत बड़ा, चूँकि ये नाम मात्र के रह गए, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं रहा। इसमें हुए थे 1761 से 62 के बीच में माधवराव, नारायण राव हुए थे 72 से 74 के बीच में, और 74 से 1795 के बीच में हुए थे माधवराव नारायण, और उसके बाद बाजीराव द्वितीय हुए थे 1795 से 1818 के बीच में। जो पानीपत युद्ध होता है इसकी बात की, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि समय हो चुका है 9:54। तो आप काफ़ी थके, संडे में इतनी लंबी क्लास? जी हाँ बिल्कुल, आप रुक जाइए, चीज़ें काम की हो रही हैं, बस 2 मिनट और हमको चाहिए, इससे ज़्यादा हम आपका नहीं लेंगे। पानीपत तृतीय, ये जो मराठा यहाँ नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव और विश्वासराव, ये बाजीराव जो बालाजी बाजीराव थे, इनके चचेरे भाई थे, और दूसरे ओर था अफगान अहमद शाह अब्दाली। और युद्ध का कारण क्या था? दिल्ली और पंजाब की राजनीति में मराठाओं का हस्तक्षेप। क्योंकि इसके पहले भी अहमद शाह अब्दाली कई बार आता है, युद्ध करता है, टोटल चर्चा मिलती है कि 7 बार वो आता है, अटैक करता है पानीपत तृतीय के पहले, और लूट के माल वापस चला जाता था। लेकिन इस बार उसका सामना करने के लिए हस्तक्षेप डालते हैं मराठा, और जब मराठा पहुंचते हैं तो दोनों के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध होता है, और मराठा बुरी तरह क्षति हार होती है। और मराठाओं की तरफ से जो इस युद्ध में तोप खाने का काम किया था इब्राहिम गारदी उनका नाम है, और इस युद्ध का आंखों देखा हाल कविराज पंडित ने दिखाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आज है संडे, जैसा कि हमने पहले बताया, रविवार को हम 2 वीडियो लेकर आते हैं, एक 9 बजे और दूसरा 6 बजे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज हम 6 बजे फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाइए। आप लाइव न देख पाए हो तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ये जो इसके बाद जो 6 बजे वाला सेशन होगा आपका, उस 6 बजे वाले सेशन में हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे आपसे, कि जो मुगल काल की जो आर्किटेक्चर थी, वास्तुकला थी, वो क्या थी, और साथ ही साथ वहाँ के लिटरेचर की बात करेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे होंगे जो हम आज हम 6 बजे शाम में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।